हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान के जो छात्र हैं बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए होंगे, है ना। आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, ये वही चैप्टर के क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में चैप्टर आने हैं, मतलब जो आपके चैप्टर पूछे जाने हैं उन्हीं के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सभी 2, 3 व 4 अंकीय प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो भी डायग्राम आपके आएंगे, जो भी अंतर आपके आएंगे, सब कुछ इसमें कवर है। तो पूरा फुल वीडियो देख लेना, आपके सारे जो है क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपके सभी जो है ओटी, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, सब्जेक्ट वाइज, उन्हें कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है बहुभ्रूणता, है ना, किससे कहा जाता है, बहुभ्रूणता क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे 2 अंक के रूप में पूछा गया है। तो जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो इस दशा को बहुभ्रूणता, मतलब बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, है ना, बहुत। तो जब बीजांड में क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो गए, बहुभ्रूणता, उसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है ना। तो वहाँ पे से इस दशा को बहुभ्रूणता कहा जाता है। यह अनावृतबीजी पौधों में सामान्य घटना है, देखिए। और लेकिन आवृतबीजी पौधों में बहुत कम पाई जाती है। यह निम्न प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। वैसे प्रकार इसके नहीं पूछे जाएँ, लेकिन फिर भी आपको उदाहरण के तौर पर इसके याद होने चाहिए कि मिथ्या बहुभ्रूणता, है ना, ये किस में पाई जाती है, तो संतरा और नींबू और आम में यहाँ पर मिथ्या बहुभ्रूणता पाई जाती है। बिल्कुल से याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके बाद है अनिषेक का फलन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के, है ना, देखिए नाम में ही अनिषेक, है ना, बगैर निषेचन के, मतलब आ आगे लग गया ना, जैसे अशुभ अशुभ होता है ना, शुभ अशुभ, मतलब बिना शुभ के। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अनिषेक, बिना निषेचन के अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहा जाता है। तो अनिषेक फलन किन किन पौधों में पाया जाता है, किन किन फलों में होता है, तो देख सकते हैं केला का जो पौधा होता है उसमें अनिषेक फलन के द्वारा उसमें जो है क्रिया होती है और वो पौधा बड़ा होता है। सेब, अंगूर, नाशपाती, तो इस तरीके से उदाहरण जरूर से याद रखें, है ना। इनमें जो है प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन पाया जाता है ना। तो ये आंसर आपका रहेगा। और फिजिक्स का वीडियो डल चुका है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो का पूरा ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर के क्लिक करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, देख लीजिएगा। असंग जनन क्या है एवं प्रकार व महत्व लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 अंक में भी कई बार क्वेश्चन आया है और 2 अंक के रूप में तो इतना है ही कि असंग जनन क्या है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है असंग जनन की एक अलैंगिक विधि है। असंग जनन क्या है, जनन की एक अलैंगिक विधि है। इतना भी ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है। असंग जनन जनन की खालिस्तान विधि है, तो क्या है, अलैंगिक विधि है, याद रखिएगा, है ना। इस तरीके से याद रखिए, असंग जनन में आगे आ रहा है तो अलैंगिक कौन सी विधि है, अलैंगिक, आ ओके, इतना याद रखिए। इसके बाद है जिसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है, मतलब युग्मक संलयित नहीं होते हैं, संलयित नहीं होते हैं और उनका निर्माण हो जाता है, तो वो असंग जनन है ना। असंग जनन के प्रकार अनिषेक फलन में 2 प्रकार की जनन विधियां हैं, बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है असंग जनन का महत्व दिया गया है। तो असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है, अतः इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो भाई ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद है भ्रूणपोष क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये हर बार आता ही आता है ना। ये बोर्ड परीक्षा तक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग कमेंट में नहीं बताते कि आपको किस तरीके क्वेश्चन चाहिए है, क्या क्वेश्चन चाहिए, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप हमें वहाँ पे फॉलो करके आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, है ना। आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वहाँ पे बताया जाएगा, ओके। तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के विकास एवं बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है। भ्रूणपोष के कारण भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है तथा अच्छे स्वस्थ बीज बनते हैं। तो यहाँ पर भ्रूणपोष के बारे में, उसके पोषण के बारे में भ्रूण के बताया गया है। इसके बाद है आपका प्लेसेंटा के कार्य लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अपरा या प्लेसेंटा। तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अपरा के बारे में दिया है, नर एवं मादा प्राणियों के ऊतकों से निर्मित वह रचना जो भ्रूण की गर्भाशय की भित्ति से संबंध स्थापित करती है तथा भ्रूण को, मतलब जो जिससे भ्रूण का
जो माता होती है और उसका भ्रूण होता है, अंदर छोटा बच्चा होता है, उसे भ्रूण कहते हैं। आप समझते ही होंगे क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और भ्रूण का जिससे जो है पोषण होता है एक तरीके से कहें तो वो उस जिस संरचना के द्वारा उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है ना, उसका उत्सर्जन होता है, उसका उस तक भोजन पहुंचता है, वो क्या है, अप्लासेंटा कहलाती है। इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके कार्य हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में मदद करना, भ्रूण की रोगों से सुरक्षा करना, हार्मोन्स का स्रावन करना, ये सारे इसके जो है कार्य रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के वर्क के यहाँ पे क्या कार्य हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है, जो ऋजुस्राव को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक्रोसोम के कार्य। देखिए किसी एक का पूछा जाएगा तो 2 नंबर में आएगा, वैसे एक का ही पूछा जाएगा। अगर ऐसे दे दिया जाता है कि निम्नलिखित के कार्य लिखिए और कॉर्पस ल्यूटियम और एक्रोसोम दे दिया तो आपका ये 4 अंक में भी बन सकता है। तो आपको ये 2-2 अंक में ही याद करना है। एक्रोसोम के कार्य दिया, एक्रोसोम का मुख्य कार्य जो है अंडाणु को सक्रिय करना होता है, उसे एक्टिव करना होता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रजोधर्म चक्र या ऋतुस्राव चक्र क्या है। स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण एक चक्र के अधीनस्थ पूर्ण होता है। इस चक्र की अवधि 26 से 28 दिनों तक की होती है। अंडाणु के निषेचित न होने की स्थिति में अंडोत्सर्ग के 14 दिन बाद गर्भाशय के अंतः स्तर की कोशिकाएं एवं रुद्र वाहिनियां है ना होती हैं, वो फट जाती हैं तथा अनिषेचित अंडाणु भी नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप क्षतिग्रस्त झिल्ली विघटित ऊतक श्लेष्मा और अंडाणु संयुक्त रूप से दूषित रूप में स्त्री की योनि द्वार से 3-4 दिनों तक स्रावित होता रहता है। इसे ही आतव चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल से याद रखेंगे। इसके बाद द्विसंकर क्रॉस किसे कहा जाता है ना। तो द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करना है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जब दो, देखिए आंसर देखेंगे, जब दो जोड़ी है ना, द्विसंकर की बात की जा रही है, तो जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि नर और मादा में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। F1 है ना, अब F1 है, F1 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस में से प्राप्त फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप अनुपात को द्विसंकर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अनुपात याद रखेंगे है ना। इसके बाद है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि आरएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, और एक अंतर तो आपके डीएनए आरएनए में कंप्लीट हो ही जाता है। साथ ही इसका क्या है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। इसका क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको डीऑक्सी हटा देना है, बस राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के में लग देना है। इसके बाद है आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सब सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आनुवंशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है इसमें 20 अमीनो अम्ल के लिए है ना, 20-21 अमीनो अम्ल की अगर संख्या पूछी जाए अगर आपसे, तो 20 या 21, देखिए अगर उसमें 20 ऑप्शन है और 21 नहीं है तो आपको 20 ही लगाना है, और 21 ऑप्शन है 20 नहीं है, और अगर दोनों ऑप्शन है तो देख लीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि आप 21 लगाएंगे क्योंकि खोज की जा रही है और अमीनो अम्ल और बढ़ते जा रहे हैं ना, तो 21 भी लगाएंगे तो इसका सही माना जाएगा, क्योंकि कोई टीचर 21 कह दें, कोई 20 है ना। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे 20 बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। यानी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं, यह अपहासी कूट होता है, यानी एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट होते हैं, यही इसका रहेगा। इसके बाद है समजात अंग क्या है। समजात अंग, देखिए समजात और समवृत्ति अंग दोनों को साथ साथ में देख लेते हैं ताकि आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाए। देखिए जीवों के वे अंग जो रचना उत्पत्ति में समान होते हैं, रचना और उत्पत्ति में, उसका नाम ही है समजात अंग है ना। रचना और उत्पत्ति मतलब वो एक तरीके से बने हैं और एक वो समान हैं है ना, दिखने में भी उनकी रचना भी एक जैसी है, वो आकार भी समान है, आकृति समान है, तो वो समजात अंग कहलाती हैं। और जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपात, घोड़े के अग्रपात कहना कहा जाए, घोड़े के जो आगे के पैर होते हैं ना, वो घोड़े के अग्रपात। तो भेल के फ्लिपर, ये देखिए ये मोस्ट है, ये कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ना। मनुष्य का हाथ उदाहरण है, ऑप्शन में समजात अंग, समवृत्ति अंग इस तरीके से दे दिए जाते हैं। अवशेषी अंग है ना, तो किसका उदाहरण है, तो समजात अंग का है ना। इस तरीके से इन सभी को याद रखिए। चमगादड़ के पंख हो गया है ना, भेल के फ्लिपर हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। भेल के जो हाथ टाइप अपन को बगल में दिखते हैं, देखे होंगे, तो वो फ्लिपर है ना, तो वो फ्लिपर कहलाते हैं, तो वो समजात अंग का उदाहरण है। समवृत्ति अंग को देखें तो वे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। समजात ये समान होती हैं, समवृत्ति अंग जो है रचना उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु वो कार्य जो है एक समान करते हैं, कार्य वही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग होते हैं।
तो वो क्या कहलाती हैं, वो समवृत्ति अंक कहलाते हैं। चमगादड़ तथा तितली के पंख, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अवशेषी अंग क्या है भाई, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अवशेषी अंक के उदाहरण भी कई बार पूछे गए हैं, है ना। कर्ण पल्लव याद रखेंगे या पुच्छ कशेरुक जो है ना, इसमें उदाहरण शायद नीचे दिए गए हों या फिर ना लिखे हों, ना लिखे हैं भाई, मैं बता देता हूँ। कर्ण पल्लव याद रखिए ना, कर्ण पल्लव, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। और पुच्छ कशेरुक एक होता है तो उसे याद रखेंगे। ये अवशेषी अंगों के उदाहरण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनके शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं है, मतलब वो ऐसे ही अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, वो अवशेषी अंग हो गए। इसके बाद आपके 3 अंकीय यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। ये मोस्ट सिलेक्टिव 3 अंकीय क्वेश्चन हैं। तो देखिए जो डायग्राम आपके जिस तरीके से, मतलब डायग्राम तो आने ही है, बायो है उसमें डायग्राम आएंगे, अंतर आएंगे, मतलब अंतर और डायग्राम आपके 100% आते हैं, हर बार आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं वो वही बता रहा हूँ। देखिए एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट कर नामांकित चित्र बनाना है। देखिए पुष्प तो आप यहाँ पे 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और वही आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप फिर इस तरीके से उसे बना सकते हैं। और जो जो उसमें पार्ट दिए गए हैं ना तो उन्हें याद रखिए। नामांकित बनाना है तो पूरा आपको पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन 4 अंक में भी पूछा जा सकता है। 100 परागण और परपरागण में 4 अंतर या फिर 3, है ना, तो 4 ही आपको याद कर लेना है। तो ये 4 अंतर आपके सामने दिए गए हैं। 100 परागण, देखिए इनमें अंतर समझ लेते हैं एक तरीके से। इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के प्रतिका का प्रगति, यानी कि उसी, 100 का मतलब क्या है, स्वयं पर, उसी के पुष्प के परागण गिरेंगे, उसी पे गिरेंगे तो 100 हो गया। पर यानी कि परा, दूसरे पे, है ना, तो ये परागण हो जाता है। इस तरीके से इसमें मेन अंतर समझिए और ये इसकी परिभाषा अगर 2 अंक में आती है तो आप पे बन जाएगी। अंतर के रूप में तो पूरा याद करना ही है। इसके बाद है बीजांड की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजांड की संरचना 3 अंक में आती है ना। बीजांड की संरचना, बीजांड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाइलम, चलाजा, इस तरीके से इसमें न्यूक्लियस जो है ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा आपके सामने। और यहाँ पे इसका जो मेन पार्ट होता है अंदर का, फ्यूनिकुलस, ये अलग से यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है मांस शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा तक के लिए, अभी से याद कर लीजिए। 3 अंक में बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग पूछा जाता है ना। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। नामांकित बनाना होता है, यदि आप चित्र वर्ष बना देते हैं तो आपको अंक पूरे नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको पूरा नामांकित चित्र अच्छी तरीके से पूरा सीखना है। इसके बाद है आपका स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आंसर में आपका दिया गया है, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम पूरा तैयार कर लेना है। इसमें क्या पार्ट होते हैं, वजाइना, यूटेरस, ओवरी, है ना, स्पर्म होता है और ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब। तो इस तरीके से आपको पूरा ये स्ट्रक्चर्स का तैयार रखना है। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी कि शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर याद कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर आपको दिया गया है। 4 अंतर दिए गए हैं, बहुत ही सरल भाषा में है ये। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये 4 शुक्राणु बनाते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 4 शुक्राणुओं का निर्माण करता है। एक ओसाइट जो होता है, यानी कि जो एक अंडजनन होता है, वो एक ही अंडाणु का निर्माण करता है। और ये पूरे अंतर आप इसके याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, लिखिए कि ये सही क्यों नहीं है। तो इसका कंप्लीटली आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं पूरा आंसर। ये क्वेश्चन वैसे अभी नहीं आया है कुछ वर्षों से, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, है ना। ये क्वेश्चन 2 अंक के रूप में पूछा जाता है ना, 2 अंक के रूप में ही इसे याद रखिए कि मटर का पौधा ही मेंडल ने क्यों चुना। तो मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, एक तो यही हो गया, है ना, जिसका प्रयोग करने में कम समय लगेगा और प्रयोग जल्दी खत्म हो जाएगा, ये एक अंतर इसमें एक जो हो गया। इसके बाद एक इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण कराया जा सकता है। मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यासी व विपरीत लक्षण होते हैं। इसका पौधा जो है द्विलिंगी होता है। तो मटर का पौधा कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेंडल का प्रभाविता नियम। तो मेंडल का एक ना एक नियम अगर आता है आपका तो 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा, या फिर अगर उसके बारे में थोड़ा सा ही, है ना, संक्षेप में आता है तो 2 अंकीय रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे जीव के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक इस कारक युग्म का एक कारक माता से तथा दूसरा कारक जो है पिता से प्राप्त होता है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में समझिए तो आपको बन जाएगा। लंबा पौधा बोना पौधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मेंडल ने इसे बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए तथा
लक्षण लिखिए, समजात में परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों के नाम एवं लक्षण लिखिए। देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो इस तरीके से आ सकता है कि बर्धांधता को समझाइए, है ना, और टर्नर सिंड्रोम क्या है ना। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम ये वाक्य में है तो इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है ना, तो इसे ज़रूर से याद रखिएगा। और टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है उन्हें भी याद रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के लक्षण दिए गए हैं आपको, कमजोरी एवं लचीलापन, है ना, चौड़ा सीना हो जाना और बंधपन, इस तरीके से आप इसके अंतर याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये मेंडल का पृथक्करण नियम दिया गया है, देख सकते हैं, पूरा कंप्लीटली आंसर रहेगा आपके सामने। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। 3 अंकीय रूप में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, इसलिए मैं बता रहा था ये मोस्ट है, इसलिए अलग से क्वेश्चन का दे दिया है बना के। टर्नर सिंड्रोम आनुवंशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है ना, एक रोग है एक तरीके से। इस संलक्षण से व्यक्ति की द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र होते हैं। इसके लक्षण क्या रहेंगे, इसमें प्रसूत माता में अंडाशय विकसित नहीं होता है, अर्थात यह बंध्य होती है। इससे ग्रस्त मादा के स्तन कम विकसित होते हैं। इससे ग्रस्त मादा की गर्दन जाल युक्त तथा छाती चौड़ी होती है। तो इस तरीके से इसके जो है लक्षण दिखाई पड़ते हैं टर्नर सिंड्रोम के, जरूर से याद रखेंगे। इसके बाद 4 अंकीय क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दिया गया है। डीएनए अंगुली छापन याद रखेंगे, फिंगर प्रिंटिंग भी इसी का इंग्लिश रूप है। यहाँ पे देख सकते हैं यह टेक्निक जो है व्यक्तियों में डीएनए स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने की एक टेक्निक है। इसमें यानी कि फिंगर प्रिंटिंग में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या कराया जाता है, अगर इसका पता करना है ना, मतलब डीएनए की जो आनुवंशिकता के बारे में जानकारी निकालनी है, तो किन्हीं 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने का एक त्वरित, सरल, प्रमाणिक एक उपाय है एक तरीके से, है ना, तुलना करने के लिए। इसके बाद देख सकते हैं सिद्धांत व्यक्तियों में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट के रूप में पाई जाने वाली आनुवांशिक बहुरूपता का विश्लेषण ही इस तकनीक का आधार है। और फिंगर प्रिंटिंग की प्रक्रिया के पद यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं, और ये आपका कंप्लीट आंसर रहेगा फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। इसके बाद है वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल, है ना, तो इसे नामांकित चित्र सहित समझाइए। तो ये ज़रूर से याद रखेंगे कि जो द्विकुंडलित मॉडल जो है प्रस्तुत किया था, तो ये वाटसन एवं क्रिक ने यहाँ पर डीएनए का मॉडल दिया था। ये तो ऑब्जेक्ट में बनता है, साथ ही इसका ये डायग्राम दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसके जो पॉइंट दिए गए हैं इन्हें आप पढ़ लेंगे, ये 3-4 पॉइंट दिए गए हैं इसके। इसके बाद डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर आपसे पूछे गए हैं, तो देख सकते हैं 4 अंतर बहुत ही सरल अंतर हैं। ये 2 अंक में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 अंक में भी आ सकता है, तो 4 अंतर याद रखेंगे ताकि आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और बहुत ही सरल अंतर दिए गए हैं, एक तो इनके नाम का ही अंतर रहेगा, है ना, एक इनके फुल फॉर्म का अंतर रहेगा, एक इनकी श्रृंखलाओं का अंतर रहेगा, एक इनकी शर्करा कौन कौन सी पाई जाती है, किस तरीके से, है ना, वो अंतर रहेगा। और एक मेन अंतर क्या होता है इसमें, जो ऑब्जेक्टिव इसका बनता है ना, एक तो इनके नाम में ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, इसमें एक ऑब्जेक्टिव इसका बन जाता है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, याद रखना। और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है ना, ओनली डीऑक्सी का ही फर्क है। इसके बाद है इसमें एक अंतर क्या बनता है, बहुत सबसे मोस्ट अंतर इसमें यही है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन एवं थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर, मतलब इसमें थाइमिन, आरएनए में थाइमिन जो है नहीं पाया जाता है, जबकि उसमें यूरेसिल पाया जाता है। ये मोस्ट अंतर है ना। कई बार ये ऑब्जेक्ट में अलग से आता है ना कि डीएनए में, मतलब आरएनए में थाइमिन की जगह खाली स्थान पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, याद रखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा, बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डार्विनवाद क्या है, विस्तृत समझाइए। तो ये आपका दिया गया है, डार्विनवाद के बारे में समझाया गया है पूरा। चार्ल्स डार्विन ने किस तरीके से अपनी थ्योरी दी थी, उद्वकाश के बारे में उन्होंने बताया, तो ये पूरा आपको आंसर कंप्लीटली दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। तो जो देख सकते हैं आपके कितने जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, संख्या याद रखेंगे, है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा, है ना, मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी या 23 जोड़ी होंगे, तो 46 उनकी संख्या होगी, है ना। तो ये गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से आप ये पूरा आंसर देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर आएगा। इसके बाद निषेचन किसे कहते हैं, पौधों या पुष्पीय पौधों में निषेचन को समझाइए। तो निषेचन की परिभाषा अगर पूछी जाती है अकेले, तो 2 अंक में क्वेश्चन इतना बन सकता है। अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग में बन सकता है, इसका आपको डायग्राम बनाना होगा अच्छी तरीके से, तो बस आप अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं।
ये रहेगा आंसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, नर युग्मकोद्भिद एवं माता युग्मकोद्भिद में अंतर लिखे भाई। तो पूरा कंप्लीटली आंसर इसे आपको कर लेना है कंप्लीट। ये आपका पूरा आंसर दिया गया है ना, इसे आप ज़रूर से कवर कर लीजिएगा। और यहाँ तक आपके इतने सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दिए हैं। जो भी क्वेश्चन अगर रह जा रहे हैं तो मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, और जल्दी ही आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा जिसमें सभी ओटी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको फिजिक्स का और अन्य सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश के जो भी वीडियोस डल चुके हैं उन्हें जाकर के देखिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।